तो हेलो एवरीवन, मैं आपके रतन सर आज आपके सामने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की लेक्चर 4 के साथ। तो लेक्चर 1 में हम लोग बेसिकली न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ कवर किए थे और सारे फोर्सेस के बारे में मैं आपके साथ बात किया था और उसमें इक्विलिब्रियम की बेस्ड पे काफी सारे क्वेश्चंस हम सोल्व किए थे। फिर हम लेक्चर 2 में न्यूटन्स सेकंड लॉ कवर किए और उसमें न्यूटन्स सेकंड लॉ का जो एक स्पेशल केस था मास कांस्टेंट F = ma का काफी सारे क्वेश्चंस बनाए। फिर हम लेक्चर नंबर 3 में सूडो फोर्स जो मेथड था, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करते हैं, उसमें जो सूडो फोर्स मेथड था उस मेथड के आधार पे काफी सारे क्वेश्चन बनाए थे। और आज की लेक्चर में मैं आपके साथ बात करूंगा बेसिकली कांस्टेंट मोशन और स्प्रिंग फोर्स। फाइन, चलिए ज्यादा बात ना करके शुरू करते हैं। मैं ट्राई करूंगा जितने सिंपली, जितने कम समय में इसको समझा सकूं उतना कम समय में इसको समझा दूं। और फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रिक्शन और लास्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट वेरिएबल मास सिस्टम, दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन प्रॉब्लम। फाइन सर, ठीक है। तो द क्वेश्चन कम्स, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट मोशन। देखिए, कांस्टेंट मोशन की शब्द की मतलब है, कहीं ना कहीं इस कांस्टेंट वर्ड है, इसका मतलब है रेस्ट्रिक्शन। आप मेरे बात को सुनिएगा, एकदम इजीली समझा देंगे। तो देखिए, कांस्टेंट जो है ना, इसमें काफी सारे बुक्स में ना काफी सारे वे में इसको सोल्व करते हैं। मैं आपको बेसिकली नीट 2024 टारगेट करके वो पढ़ा रहा हूं। तो मेरे मेन मोटो रहेगा कि जो एकदम सिंपल जो मेथड होता है उससे मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दूं और वो मेथड कैसे यूज करना है उससे सीख जाइए। कि वैसे भी कांस्टेंट से ज्यादा सवाल आए नहीं नीट की प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन अगर बाई चांस आए तो मैं आपको बोल सकता हूं कि ये मेथड आपके लिए सफिशिएंट होगा एग्जाम में जाकर स्कोर करने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले सुनिए, सपोज मान लीजिए मैं ऐसे ही ड्रॉ किया और मैं आपको बोला मान लीजिए ये एक बॉडी है ना, और इसका एक स्ट्रिंग से यहाँ अटैच है, यहाँ और एक बॉडी है। आपको समझा रहा हूं, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है ना। हमें एक बात समझ में आना चाहिए कि वर्क डन बाई टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। लाइक मैं आपको समझाता हूं कि क्या है ना, कि देखिए अगर वर्क डन बाई टेंशन फोर्स अगर टी डॉट एस इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम अपने कोर्स में स्ट्रिंग को क्या मान रहे, मासलेस मान रहे। और जब भी हम स्ट्रिंग को मासलेस मानेंगे तो स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट में टेंशन जो फोर्स होगा वो सेम होगा। मान लीजिए ये जो सिस्टम है ना, ये ए और बी ब्लॉक का जो सिस्टम है, ये इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है, मान लीजिए कुछ एक वैल्यू डिस्प्लेस हो रहा है, हम मान लेते हैं कि एक्स डिस्प्लेस हुआ। फाइन सर। तो इसमें अगर इसमें हम टेंशन ड्रॉ करने जाएंगे तो इसका टी इधर होगा और इसका टी इधर होगा, क्योंकि आपको पता है टेंशन एक्स अवे फ्रॉम द बॉडी। मैं लास्ट लेक्चर में ये आपको अच्छे से समझाया था। मान लीजिए ये एक्स डिस्प्लेस हुआ तो भाई ये भी तो एक्स डिस्प्लेस होगा। और वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और हमें पता है सर वो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ टी और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल 180 डिग्री है, यानी यहाँ जो वर्क डन नेगेटिव में आएगा, यहाँ टी और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो वही वर्क डन पॉजिटिव में आएगा। यानी जितना पॉजिटिव वर्क डन है उतना ही नेगेटिव वर्क डन है। इसका मतलब वर्क डन बाई टेंशन फोर्स कितना आ गया, 0। अगर वर्क डन बाई टेंशन फोर्स 0 आ गया, इसी बात को अगर आप याद रखते हो तो आप बहुत इजीली कांस्टेंट के सवालों को सोल्व कर दोगे। ये आपके लिए बहुत इजी मेथड रहेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि सर हमें याद रखना है कि वर्क डन बाई टेंशन फोर्स जो है ना वो 0 होता है, इसलिए मैंने बोला कि टी डॉट एस इज इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें पता है सर टी डॉट वी यानी वेलोसिटी वी आपका 0 होंगे। और अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो सर टी डॉट एक्सीलरेशन भी हमारा 0 होगा। हमें 3 चीज समझ में आ गया, यानी सर टेंशन जो फोर्स है उसका वर्क डन हमेशा 0 होता है। तो हमें समझ में आ गया सर टी डॉट एस इक्वल टू 0 और सर टी डॉट वी इक्वल टू 0 और टी डॉट ए इक्वल टू 0। यानी ये वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट के यूज करेंगे और ये एक्सीलरेशन के लिए यूज करेंगे। यूजुअली क्वेश्चंस में हमें एक्सीलरेशन को लेकर डील करना होता है, तो बेसिकली हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, टी डॉट ए इक्वल टू 0। फाइन सर, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, मैं बोल रहा हूँ काफी सारे बुक्स में काफी सारे वे में कांस्टेंट को सोल्व किया जाता है। मैं नीट 2024 पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर समझा रहा हूं आपको, कितना सफिशिएंट है। अगर आपको कांस्टेंट में बहुत डिटेलिंग का वीडियो चाहिए तो मैं एक सेपरेट कांस्टेंट का वीडियो लेके आ जाऊंगा, लेकिन अगर आपको नीट 2024 टारगेट करना है तो ये सफिशिएंट, इसको अच्छे से देख लीजिए। फाइन, चलिए फाइन। तो क्वेश्चन कम्स, यहाँ पे क्या बोला, ब्लॉक बी मूव्स टू द राइट विथ स्पीड वी। ठीक है, मतलब ब्लॉक बी
स्पीड यहाँ मान लीजिए ये वी नॉट बोल देता हूं, अच्छा रहेगा, वी नॉट से जा रहा है ना, विथ स्पीड वी नॉट बोल देता हूं। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए है ना विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी इज, यानी आपका बॉडी बी के रेस्पेक्ट में चाहिए तो पहले क्या करता हूं ना, पहले हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों की रफ्तार निकाल देते हैं। फाइन सर, अब देखिए कैसे करेंगे। आप सारे बॉडी का टेंशन ना, सारे स्ट्रिंग में जहां जहां टेंशन एग्जिस्ट करता है ना, आप ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए यहां टेंशन टी है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। अगर इस पुली को देखेंगे तो यहां भी टेंशन टी होगा क्योंकि रस्सी सेम है। और हमारे कोर्स में जब तक नहीं बोला तो पुली मासलेस है, मैं लास्ट लेक्चर में बार बार बता के आया हूं आपको। अगर यहां फिर से इस रस्सी में देंगे तो टेंशन टी होगा। फाइन सर, तो यहां फिर से टेंशन टी होगा, इसमें भी टेंशन टी होगा, तो सर इसमें होगा आपका 2t, तो ये वाला ब्लॉक में टेंशन लग रहा है 2t। फाइन सर, तो हमारी क्वेश्चन इज, अगर यहां t और t है तो इस ब्लॉक में टेंशन क्या लग रहा है 2t। यानी अगर हम ब्लॉक ए को देखेंगे तो ब्लॉक ए का वेलोसिटी हमें कोई आइडिया है नहीं, और ब्लॉक बी का वेलोसिटी वी नॉट गिवन है, तो मैंने ब्लॉक ए का वेलोसिटी वी ए एज्यूम किया। आई रिपीट, मैं एज्यूम किया। अब देखिए यहां मतलब ये 2t कैसे है समझ में आया, क्योंकि पुली मासलेस है। अगर पुली मासलेस है तो इधर जितना फोर्स इधर उतना फोर्स ही होगा। ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको समझाया हूं। तो जैसे ही आप देखिए ब्लॉक बी में आपका टेंशन लग रहा है t और लग रहा है 2t, तो ब्लॉक बी में टेंशन लग रहा है 3t, और ब्लॉक ए में टेंशन लग रहा है 2t। ब्लॉक बी में टेंशन 3t इधर लग रहा है, और हमें पता है सर, आपने अभी अभी समझाया t डॉट बी इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस आएंगे। ब्लॉक बी का अगर बात करें सर, तो ब्लॉक बी में टेंशन लग रहा है ट्राइस टी, और लग रहा है यहाँ पे वी नॉट, और उनके बीच में एंगल है 180, तो हमने लिख दिया cos 180। ठीक है, और यहां सर इसमें जो है ना, इसमें है आपका ट्वाइस टी, और उसका रफ्तार मैंने दे दिया वी ए, और हमने दे दिया cos 0 इज इक्वल टू 0 सर। जैसे ये बातें हमें समझ में आया, अब बात को समझिएगा, जैसे ये बातें हमें समझ में आया, हमें पता है cos 180 का वैल्यू क्या है, माइनस है, और cos 0 का वैल्यू क्या है, प्लस। अगर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस टी वी ए इज इक्वल टू सर थ्राइस टी वी नॉट, क्योंकि सर माइनस उधर जाके तो प्लस हो जाएगा सर, टी और टी कैंसिल हो जाएगा। अगर हमें वी ए निकलना है तो ये हो जाएगा 3 वी नॉट बाई 2, दैट इज सर 1.5 वी नॉट। इतना हमें समझ में आया। पर हमें ये नहीं पूछा, हमें बोला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहानी है, बॉडी बी के रेस्पेक्ट में चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, हमने फिर से ड्रॉ कर दिया, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब ध्यान से सुनिएगा, बॉडी बी कितने से जा रहा था, बॉडी बी जा रहा था वी नॉट से, और बॉडी ए का कितना आया, बॉडी ए का आया 1.5 वी नॉट। ना तो क्वेश्चन कम्स है ना रेस्पेक्ट टू बी, यानी मेरे दोस्त अगर रेस्पेक्ट टू बी है तो यहां पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि सर बी इज ऑब्जर्वर, और जैसे ऑब्जर्वर हुआ तो इसके उल्टा में वी नॉट देंगे तो ये ऑब्जर्वर रेस्ट में आ जाएगा। यही तो रिलेटिव का तरीका था, तो इसको भी तो वी नॉट अप्लाई करना पड़ेगा कि ये वी नॉट और वी नॉट क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया, ऑब्जर्वर रेस्ट में, ये और इसका ऑपोजिट वेक्टर है। तो सर अगर रिलेटिव देखेंगे तो रिलेटिव हो जाएगा 1.5 वी नॉट माइनस वी नॉट, यानी सर ये आपका 3/2 वी नॉट माइनस वी नॉट, सर इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5 वी नॉट, यानी सर ये हो जाएगा वी नॉट बाई 2। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू अगर बी बोला जाए तो वो है बी नॉट बाई 2, और अगर आंसर पूछेगा किधर तो उसको आंसर दीजिएगा आप टूवर्ड्स राइट। आई रिपीट, टूवर्ड्स राइट। आई होप आपको समझ में आया। यानी जब भी कॉन्स्टेंट की सवाल है तो आप हमेशा टी डॉट ए इक्वल टू 0, टी डॉट वी इक्वल टू 0, और कैसे, बिकॉज वर्क डन बाई टेंशन फोर्स इज ऑलवेज 0। अगर ये अप्लाई करेंगे तो आपके काम हो जाएगा। चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। फाइन सर, देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके दूंगा, बाकी कांस्टेंट के जो भी सवाल आपको मिलता है आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको हेल्प कर देंगे। फाइन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन कम्स, ये एसी फॉर्मूला का क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m इन द सिचुएशन शोन इन फिगर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मिला तो मैं आपको हेल्प करता हूं। आप सोचिए अगर इसका टेंशन यहां t मानेंगे तो यहां रोप सेम है, यहां भी टेंशन t आएगा, यहां भी टेंशन t आएगा, इस पुली के लिए नीचे आएगा ट्वाइस t, इस ब्लॉक का ऊपर आएगा ट्वाइस t। आई होप आपको समझ में आया। टेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फाइन सर, ना तो क्वेश्चन कम्स, देखिए यहां थोड़ा स्मार्टली करेंगे। हमने बोला यहां टेंशन 2t है। अब बताइए अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है ना ये नीचे जा रहा है,
और ये वाला ब्लॉक तब किधर जाएगा सर, इधर जाएगा। समझिए, आपको पता है कि सर अगर एक्सीलरेशन हमें नहीं पता तो हम एज्यूम करते हैं। हम लास्ट लेक्चर में ये सारे बात आपको बताए थे। अगर एज्यूम करेंगे तो हमारा अगर सही एजम्पशन है तो आंसर में प्लस आएगा, अगर गलत है तो आंसर में माइनस आएगा। फाइन सर। तो क्वेश्चन कम्स, अगर हम यहाँ एक्सीलरेशन देखेंगे और इसका एक्सीलरेशन देखेंगे, हमें तो कोई आइडिया है नहीं। हमने बोल दिया कि इसका एक्सीलरेशन यहाँ मान लेते a1 और इसका एक्सीलरेशन हम मान लेते मान लीजिए a2। फाइन। अब जैसे यहाँ a1 माना और यहाँ a2 माना तो हमें पता है, क्या पता है सर आप बताइए कि सर t डॉट a इक्वल टू 0। आगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्व भी नहीं करूंगा, सीधा करूंगा। t डॉट a इक्वल टू 0 जैसे करेंगे तो देखिए यहाँ ट्वाइस t, a1 नीचे, एंगल 180 है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्वाइस t a1 और फिर लिख देंगे cos 180। आप बिगिनिंग में तो मैं आपको समझा रहा हूं। और यहाँ इधर देखिए कौन है, इधर आपका हो जाएगा सर t हो जाएगा, और यह आ जाएगा सर a2 और फिर लिख दिया cos 0 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। फाइन सर। अब देखिए इसमें क्या होगा, माइनस और ये प्लस हो गया। इसका मतलब सर हम लिख सकते हैं ta2 इज इक्वल टू ट्वाइस ta1, क्योंकि वहां माइनस प्लस हो जाएंगे सर, t और t कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया सर a2 इज इक्वल टू ट्वाइस a1, यानी ये आपका a1 है और यह आपका a2 है, तो a2 का वैल्यू क्या आ गया सर, ट्वाइस a1 आ गया। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, अगर ये बात आप मेरे समझ गए ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए हमेशा आपको टेक्निक बताता हूं, यहां टेंशन t है और यहां टेंशन ट्वाइस t है। आपको पता है ना t डॉट a इक्वल टू क्या होगा, 0। तो जहां टेंशन 2t होगा वहां अगर एक्सीलरेशन a होंगे तो जहां टेंशन t होगा वो एक्सीलरेशन ट्वाइस से होना पड़ेगा, तब ही तो इक्वल होंगे। क्योंकि अगर आपको दोनों करके 0 आना है तो दोनों साइड, एक साइड में एक प्लस आएगा और एक माइनस, माइनस राइट साइड जाएगा तो नेट कितना आना है, 0 आना है। यानी जहां टेंशन 2t है अगर वहां एक्सीलरेशन a मानेंगे तो जहां टेंशन t वहां एक्सीलरेशन ट्वाइस से होगा, तभी तो ट्वाइस 80 और ट्वाइस 80 मिलेगा। आगे जाके हम इसी फंडा को यूज करेंगे। फाइन सर, समझ में आ गया। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको इतना समझा दिया, आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर। यहाँ आप एफबीडी बना सकते हैं, नीचे होगा 2mg, और ये सारे मैं आपको बताया हूं पहले। इसके एफबीडी में यहाँ सीधा लिख सकते हैं सर mg sin 30, हमें पहले से आता है ये सब बात है सर। sin 30 का वैल्यू हाफ होता है तो इसका एफबीडी हो जाएगा mg/2। अब अगर दोनों इक्वेशंस हम लिखेंगे सर, अगर हम दोनों इक्वेशंस हम लिखेंगे, इतना हमें अभी समझ में आता है। जैसे दो इक्वेशंस लिखेंगे आप मुझे बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, आप बोलिए, आप हेल्प कीजिए, आपको सिखा दूंगा। सर इसका एक्सीलरेशन नीचे की ओर क्या लग रहा है सर, इसका एक्सीलरेशन नीचे की ओर लग रहा है 2mg। ऊपर क्या लग रहा है सर, ऊपर लग रहा है ट्वाइस t, और इजिकल टू हम लिख देंगे ट्वाइस ma1। देख लीजिए आप, नीचे 2mg ऊपर ट्वाइस t, मास है ट्वाइस m इंटू a1, वही तो समेशन f इक्वल टू m है। अब सारे 2 है सर, कैंसिल कर देते हैं ना, हम लिख देंगे mg माइनस t इजिकल टू सर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा सर, यहां लिख देंगे हम ma1 इक्वेशन नंबर 1। फाइन सर। ये वाला का इक्वेशन अगर लिखेंगे तो इसमें सर ऊपर लग रहा है t, इधर लग रहा है mg/2, और मास आपका m है और ट्वाइस a1। इसका तो हम लिख सकते हैं सर, यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं, चलिए यहां लिखते हैं t है ना, t माइनस क्या होगा बताइए, माइनस हो जाएगा mg/2। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इसलिए मैं स्लो जा रहा हूं, आपके नीट में इतनी भी कैलकुलेशन नहीं रहते, लेकिन सीख जाइए। t माइनस mg/2 इजिकल टू यहां मास हो जाएगा m और ये a2, 80 की जगह आई कैन राइट ट्वाइस a1। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब सर हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें a1 और a2 बताना है। अब यहाँ भी t और यहाँ t, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अगर हम करेंगे 1 + 2 इक्वेशन अगर कर रहे हैं सर, तो हमें पता है माइनस t प्लस t कैंसिल हो जाएगा। यहाँ mg और माइनस mg/2 अगर कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगा सर mg/2। यहाँ सर ma1 और यहाँ ट्वाइस ma1, आई कैन राइट सर दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ma1। सर m और m कैंसिल हो जाएंगे सर, a1 कैन बी रिटन एज g/6। और सर अगर a1 g/6 है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड जा रहा है g/6 है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई माइनस नहीं मिला, प्लस मिला। जैसे प्लस मिला इसका मतलब ये वाला डाउनवर्ड हमने एज्यूम किया था, ये करेक्ट है एजम्पशन। अगर माइनस आते तो एजम्पशन रंग होता, हम बोलते डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड जा रहा है। यहाँ तो एजम्पशन करेक्ट है, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है कितने से, g/6 से, और इसका एक्सीलरेशन कितना है, ट्वाइस a1। इसका तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा कितना, आप ही बताइए। जैसे इसका आपने निकल दिया तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, आपको पता है ट्वाइस a1, तो ट्वाइस a1 का वैल्यू कितना है बताइए, g/6, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना सर, इसका आंसर हो जाएगा g/3।
ये इधर जाएगा अपवर्ड और ये किधर जाएगा डाउनवर्ड, दोनों का एक्सेलरेशन आ गया। फाइन, आई होप आपको समझ में आया। देखिए हमने बेसिकली क्या यूज किया सर, टी डॉट ए इक्वल टू 0। फाइन है ना, क्यों यूज किया, बिकॉज सर हमें पता है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स हमेशा कितना होता है, 0 होता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, क्या बोला द फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी इन द फिगर। अगर हमें एक्सेलरेशंस निकलना है, क्या निकलना है, एक्सेलरेशन, तो हम फिर से वही हम सारे टेंशन देखते हैं ना। देखिए अगर यहां देखेंगे टेंशन टी है, आप हेल्प कीजिएगा, अगर ये रस्सी सेम है तो इसका भी तो टेंशन यहाँ टी होगा, यहाँ भी टी होगा, इसका तो यहाँ ट्वाइस टी, तो ये वाला रोप ब्लॉक में ट्वाइस टी लग रहा है। अब वही इस बार बहुत इजीली करना चाहूंगा, मैं बहुत इजीली करना चाहूंगा। यहाँ ये वाला ब्लॉक को मैंने माना ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा एक्सीलरेशन ट्वाइस ए से। मैंने आपको बताया टी डॉट ए इक्वल टू 0। अब इसे सीधा करने की कोशिश कीजिएगा, जहां टेंशन टी वहां, जहां 2t वहां एक्सीलरेशन अगर ए एज्यूम किया तो जहां टी होगा वहां ट्वाइस ए, तब ही क्या होंगे, यहाँ 180 डिग्री और यहाँ 0 डिग्री, तभी एक प्लस वाला 280 आएगा, एक माइनस 280 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। अगर यहाँ टेंशन 3t आता तो मैं एक्सीलरेशन लिखता, क्या लिखता, a/3। सिंपल सी बात है, अल्टीमेटली 0 होना है। क्या समझ में आया कि नहीं है ना। या इनसे अगर लिखता है यहाँ पे 3t है, एक्सीलरेशन a मानता, तो यहाँ t है तो इसका एक्सीलरेशन लिखता थ्राइस है, क्योंकि अल्टीमेटली इक्वल होना है। फाइन, आई होप आपको समझ में आया। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, आप मुझे बताइए इसका नीचे क्या होगा। आप बताइए सर, इसका नीचे हो जाएगा 4g, कोई दिक्कत है नहीं, और इसका नीचे हो जाएंगे सर 5g। अब दो इक्वेशन है सर, हमें समेशन एफ इक्वल टू एम ए लिखना है। अब बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा। तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ट्वाइस ए। सर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इसमें सर ऊपर में क्या लग रहा है सर, 2t लग रहा है, तो आप लिखिए सर 2t माइनस 5g, 2t माइनस 5g इज इक्वल टू हम लिख देंगे 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब मेरे सवाल क्या है, मेरे को तो दोनों का एक्सीलरेशन निकालना है। हमें पता है एक का ए है और एक का ट्वाइस है। हमने 4 kg को डाउनवर्ड माना और 5 kg को अपवर्ड माना। अगर सही एजम्पशन आएगा तो आंसर में प्लस आएगा, गलत आएगा तो आंसर में वैल्यू वही रहेगा पर माइनस आएंगे। सर फाइन, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपको जैसे ही पता चला यहाँ क्या है, आपका टी है और यहाँ क्या, ट्वाइस टी। आप क्या कीजिए ना, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए और फिर इसके साथ ऐड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए जैसे मल्टीप्लाई बाई आप 2 करेंगे, आप मुझे बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा 8g, यहाँ हो जाएगा माइनस 2t, और यहाँ 8a था, ये हो जाएगा 16a। आई होप आपको समझ में आया। अगर मैं इन दोनों का एडिशन किया तो 2t और ये कैंसिल होगा, 8g माइनस 5g हो जाएगा आपका 3g, और यहाँ आ जाएगा 21a। तो a कैन बी रिटन एज 3g बाई 21, दैट इज बेसिकली g/7। यानी फिर से प्लस आया, फिर से प्लस आया, मतलब मेरे एज्यूमेशन जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया था वो करेक्ट है। यानी सर अगर हम 4 kg का एक्सेलरेशन देखेंगे तो ये है आपका ट्वाइस है, यानी 2 इंटू g/7 जो कि डाउनवर्ड होगा। और सर अगर 5 kg का देखेंगे तो उसका एक्सेलरेशन a है और a का वैल्यू कुछ होगा या g/7, सर ये अपवर्ड होगा। हमें समझ में आ गया। और हमें बेसिकली सर वहां पे एक्सेलरेशन ही बताना है, तो एक का होगा g/7 और एक का होगा 2g/7, यानी 4 kg डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, कितने से जा रहा है, 2g/7 से, और जो 5 kg है वो अपवर्ड जा रहा है कितने से, g/7 से। आई होप आपको समझ में आया। फाइन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस कम अगेन। क्या पूछा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 kg एंड 2 kg। फाइन, अब देखिए जैसे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 kg और 2 kg पूछा, लेकिन आप दिमाग लगाइए। अगर आप दिमाग लगाते हैं ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ टेंशन टी मानते हैं, है ना, तो यहाँ भी तो टी होगा, आपको पता है, तो यहाँ भी टी होगा। सर यहाँ हो जाएगा आपका ट्वाइस टी। सर वही कहानी, अगर आप इसको एक्सेलरेशन ए मानते हैं ना सर, तो हम यहाँ एक्सेलरेशन इसका नीचे मानेंगे ट्वाइस है, क्योंकि यहाँ 2t तो आपने ए माना, तो यहाँ t तो ट्वाइस ही होगा, तभी ट्वाइस एटी इक्वल होंगे। फाइन, सर इसका नीचे आप इक्वेशन लिखिए ना ट्वाइस g, और इसका नीचे आप इक्वेशन लिखिए 1g। मैं कैसे कांस्टेंट लिया आपको समझ में आया होगा, आई होप। सर अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे तो हमें पता है सर डाउनवर्ड लग रहा है 2g। फाइन सर, अपवर्ड में फोर्स लग रहा है t, और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, सर 2 इंटू लिख देंगे ट्वाइस a। सर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और इसका अगर हम अपवर्ड देखेंगे, सर अपवर्ड में हो जाएगा ट्वाइस टी माइनस होगा सर 1g, और इज इक्वल टू इसका मास 1 है इंटू एक्सीलरेशन a। सर इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। सर दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें सोल्व करना है। हमने देखा यहाँ t है तो हमने मल्टीप्लाई बाई 2 मारा, जैसे मल्टीप्लाई 2 किया तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए सर, 4g माइनस ट्वाइस टी
इक्वल टू यहाँ पे कुछ होगा या 8a, और सर इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा सर, 4g माइनस 1g हो जाएंगे 3g, और 8 प्लस 1 हो जाएगा आपका 9a। सर एक्सीलरेशन कैन बी रिटन एज g/3, यानी सर आपको ये समझ में आया ना, ये वाला जो अपवर्ड जा रहा है ना ये g/3 है, और आंसर में जैसे ही प्लस आया तो एक बात क्लियर है कि मेरे एज्यूम्ड डायरेक्शन जो वो करेक्ट है। और जो सर 2 kg है उसका एक्सीलरेशन कितना है, ट्वाइस है, और a का वैल्यू g/3, इसका मतलब यहाँ ये डाउनवर्ड जाएगा सर कितने एक्सीलरेशन, 2g/3 से। सर इतना समझ में आ गया, फाइन। आई होप आपको कांस्टेंट का आइडिया लग गया है ना। चलिए अब बाकी जो कांस्टेंट के क्वेश्चंस है ना आप सोल्व कीजिए, और भी तरीका होता है, मैं दिया नहीं, इतना काफी है, आप सोल्व कीजिए। कोई दिक्कत तो हमें बताइए कमेंट्स में, हम डेफिनेटली वो दिक्कत आपका भी सोल्व करने का कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और अगर कांस्टेंट में बहुत इन डेप्थ वाला एक वीडियो चाहिए ना तो सिर्फ कांस्टेंट का एक वीडियो मैं बनाऊंगा, थोड़ा समय दीजिए हम, ठीक है फाइन। लेकिन नीट इतने से काफी है, इतने से चल जाएगा मेरे को लगता है, ठीक है। चलिए फिर आया किसके बारे में सर, यहां आया स्प्रिंग फोर्स। देखिए मैं इसको भी बहुत इजीली आपके सामने समझाऊंगा, बहुत इजी बना दूंगा, क्योंकि थोड़ी देर में वेरी सुन मैं स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस करूंगा, और जैसे ही आपका स्प्रिंग की जगह टेंशन आ जाएगा ना तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या बोला। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे हमारे कोर्स में जो स्प्रिंग है ना वो मासलेस है, तो रस्सी जो रोप हम लेते थे वो भी हम क्या मानते थे, मासलेस है। और जैसे ही मासलेस होगा तो हमें एक बात तो क्लैरिटी मिला सर, उसका हर एक पॉइंट में जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो सेम होगा। और हम यहाँ पे स्प्रिंग जो है ना उसको इलास्टिक लिमिट के लिए पढ़ते हैं। कौन सा लिमिट के लिए पढ़ते हैं सर, इलास्टिक लिमिट के लिए पढ़ते हैं। देखिए इन आवर कोर्स वी एज्यूम स्प्रिंग इज आइडियल मासलेस, है ना, वी स्टडी अप टू द इलास्टिक लिमिट, समझ में आया ना। और मासलेस बोलने का मतलब है कि हर एक पॉइंट में स्प्रिंग फोर्स बदलने वाला नहीं है, सेम रहेगा। फोर्स एंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्प्रिंग इज सेम, वही बात है ना। आप सुनिए कैसा करते हैं, सुनिए बहुत इजी है। मान लीजिए ऐसे दे देता हूं, मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने दे दिया के। इस स्प्रिंग को आपने एक इलोंगेशन दिया x, जैसे आपने इलोंगेशन x दिया तो इसका स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, ऑपोजिट लगेगा, और एफ स्पिकल टू हम लिख देंगे kx, मैग्नीट्यूड है। कुछ किताब में लिखेंगे -kx, -kx का मतलब है, -kx का मतलब है ऑपोजिट है ना। अगर इलोंगेट कर रहा है तो उल्टा लग रहा है, आपको पता है ना, इसको जब खींचेंगे तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, उल्टा लगेगा। अब ये बात है कि ये x जो है ना ये इलोंगेशन है ना, इलोंगेशन और कंप्रेशन है ना, समझिएगा, इलोंगेशन और क्या, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इन सम बुक दे राइट इट एज डेल एक्स, मैं x लिखता हूं, क्या दिक्कत है इसमें। कंफ्यूजन क्या है, इस स्प्रिंग का हर एक पॉइंट में ना आप समझिए कि स्प्रिंग फोर्स सेम होगा, बिकॉज हमने एज्यूम किया जो स्प्रिंग है ना वो कैसा है, मासलेस है। अब इसमें एक कॉमन कंफ्यूजन एक स्टूडेंट्स के बीच में आता है, मैंने देखा। मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, मैं अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, ये मान लीजिए के उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब जैसे ही मान लीजिए यहां मैं इसको x1 दिया और यहां मान लीजिए x2 दिया, तो यूजुअली दिक्कत क्या आता है मैं बताता हूं। स्टूडेंट्स को यह लगता है कि स्प्रिंग फोर्स यहां शायद kx1 होगा या kx2 होगा, बिल्कुल नहीं। kx1 और kx2 का 2 पॉइंट में आ गया। जैसे यहां मान लीजिए आपने दे दिया मान लीजिए kx1 और यहां दे दिया आपने kx2, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, बिकॉज हर एक पॉइंट में स्प्रिंग फोर्स सेम होगा। तो ऐसे सवालों में आप क्या कीजिए, आप हमेशा नेट इलोंगेशन या नेट कंप्रेशन निकालिए। देखिए इस साइड से कंप्रेशन x1 है और इस साइड से कितना x2, तो नेट कंप्रेशन हो जाएगा आपका x1 प्लस x2। तो ये वाला स्प्रिंग में अगर ये वाला स्प्रिंग में आपको स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो इधर और इधर दोनों साइड में आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा k x1 प्लस x2, और इधर भी लिखना पड़ेगा k x1 प्लस x2। यानी अगर कभी भी दोनों साइड से हो रहा है तो आप दोनों साइड्स में kx1 और kx2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्रिंग मासलेस है, और मासलेस का मतलब इसका हर एक पॉइंट में क्या सेम है, इसका हर एक पॉइंट में स्प्रिंग फोर्स सेम होगा। जैसे रस्सी में टेंशन सेम था, अगर सेम होगा तो जब भी ऐसे दो कंप्रेशन या इलेंगेशन हो रहा है तो आप हमेशा नेट निकाल दीजिए और दोनों पॉइंट में सेम वैल्यू दीजिए, है ना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, हाँ उल्टा देते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो मैं इतना सिंपली आपको बता रहा हूं कि हम अपने कोर्स में स्प्रिंग को आइडियल मानते हैं। देखिए पीएचडी करना है तो आप करते रहिए, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इतना काफी है, ठीक है। हम स्प्रिंग को आइडियल मानते हैं और एट द सेम टाइम हम ये मानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या हो रहा है, के एक्स। कुछ किताब में लिखेगा -kx, इसका मतलब अगर आप मतलब वो उल्टा होता है, जिधर आपकी एक्स है स्प्रिंग फोर्स उसका उल्टा हो रहा है, वही माइनस का मीनिंग है। और जो के है उसको बोलते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो आपका एक्स है ना,
एक्स है ना, उसको हम बोलते हैं आइदर इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इन सम बुक्स दे राइट इट एज डेल एक्स। अगर एक साइड से x1 है और एक साइड से x2 है, तो आप kx1 और kx2 लिखने से ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है हर एक पॉइंट में सेम होगा। तो अब हमेशा किसकी बात करेंगे सर, नेट की बात करेंगे, फिर काम हो जाएगा। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि स्प्रिंग बैलेंस। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, पहले समझिए क्या बोल रहा हूं। स्प्रिंग बैलेंस क्या है, पहले हमने आपको समझाया वेइंग मशीन में। आपको वेइंग मशीन में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिए, आप जाके देखिएगा। और मैंने आपको बताया कि वेइंग मशीन वो हमेशा क्या मेजर करता है, तो वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। तो यहां पे अगर स्प्रिंग बैलेंस बोला तो स्प्रिंग बैलेंस हमेशा क्या मेजर करेगा, स्प्रिंग फोर्स। आगे जाके मैं दिखाऊंगा आपको कि जहां भी आपकी स्प्रिंग का क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं स्प्रिंग फोर्स के जगह टेंशन ले रहा हूं और क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहां एक ऐसे ही स्प्रिंग लगा दिया और इसको मैंने स्प्रिंग बैलेंस बोल दिया और इसमें मास क्या लगाया m। आपको क्या लगता है ये ऐसे रहेगा, नहीं, ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा। जैसे इलोंगेट होगा तो नीचे की ओर फोर्स क्या लगेगा, mg। ऊपर में मैंने टेंशन t मान लिया, वही तो स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। अब जैसे ये इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट अपवर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, नेट डाउनवर्ड। यानी स्प्रिंग का हर एक पॉइंट पे फोर्स कुछ है, ये mg है। तो इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग हम बोल देंगे mg हो रहा है। क्या हो रहा है, mg हो रहा है, फाइन। तो अगर आपको बहुत इजीली स्प्रिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। आप हमेशा स्प्रिंग की जगह टेंशन दे सकते हैं। जैसे आप स्प्रिंग को ना रस्सी मान सकते हैं, ठीक है। और जहां नहीं मान सकते मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। पहले बताओ, यहां तक समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया, आगे बात करते हैं। फाइन, अब देखिए इसमें क्या बोला है ना, इजी कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, बहुत इजी हो जाते हैं। क्या बोला है, बॉडी ऑफ मास 5 kg is suspended by a spring balance on an inclined plane as shown in figure. The spring balance measure। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है सर, स्प्रिंग फोर्स मेजर करता है। तो जैसे ये क्वेश्चंस आपने बनाया, हमें एक बात समझ में आ गया सर, इसमें यहां हम टेंशन टी दे देंगे और यहाँ इसका नीचे mg होगा। तो हमें पता है, ये सब हमें बहुत पहले से आता है, आपने सिखाया था लास्ट लेक्चर में। ये हो जाएगा सर mg sin 30। और जैसे ही mg sin 30 होगा, हमें पता है सर ये जाके इक्विलिब्रियम में जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सर नेट अपवर्ड इक्वल टू नेट डाउनवर्ड। तो t इक्वल टू क्या होगा, mg sin 30, और t ही हमारा स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होगा। तो सर m कितना है, 5g है, और sin 30 का वैल्यू है हाफ। सर ये हो जाएगा आपका 2.5g। 2.5g मतलब क्या होगा सर, g का वैल्यू अगर 10 मानेंगे और आंसर हो जाएगा 25 न्यूटन। फाइन, समझ में आ गया। यानी आप स्प्रिंग फोर्स में टेंशन निकालिए, वही स्प्रिंग फोर्स ही टेंशन है। जैसे टेंशन निकालेंगे तो स्प्रिंग का जो वैल्यू आया टेंशन का, यानी स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू आया, वही आपका स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है। फाइन, क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन ना लेना है ना। इधर नेक्स्ट देखिए क्या बोला, जैसे बोला ए और बी। देखिए हमें पता है कि स्प्रिंग हमारे कोर्स में कैसा है सर, मासलेस है। तो यहां क्या बोला, 4 kg सस्पेंडेड टू लाइट स्प्रिंग, है ना, लाइट मतलब मासलेस है। अच्छा, तो ए और बी का आपको क्या बताना है ना, रीडिंग बताना है, ठीक है। देखिए यार, इसके नीचे क्या लग रहा है सर, 4g लग रहा है, यहां कुछ लगेगा या टी। हर एक जगह में मासलेस है तो यहां भी तो टी लगेगा। क्या टेंशन की वैल्यू बदल जाएंगे, बिल्कुल नहीं बदलेगा। यानी ये वाला स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आएगा, ये वाला स्प्रिंग बैलेंस में भी सेम रीडिंग आएगा। और रीडिंग कुछ आएगा या अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, तो टी इक्वल टू क्या आएगा, 4g। यानी दोनों स्प्रिंग जो बैलेंस है ना, वो दोनों 4 kg रीड करने जाएंगे, है ना। क्योंकि मासलेस है तो हर एक पॉइंट में टेंशन का वैल्यू सेम होगा। सो बोथ द स्प्रिंग बैलेंस विल रीड द वैल्यू एज 4 kg ओनली। फाइन सर, समझ में आ गया। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्या बोला है ना, आपको बोला कटिंग एंड कॉम्बिनेशन। देखिए इसको आप समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। देखिए आपको अगर मैं एक स्प्रिंग ड्रॉ करके दूं और इसका मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका लेंथ जो है ना, हमने l बोला। आप याद रखिएगा सर, k जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। इसका मतलब हम लिख सकते हैं जो kl होगा वो हमेशा और हमेशा सर कांस्टेंट होंगे। और अगर k और l कांस्टेंट होगा, मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट मान लीजिए k है और इसका लेंथ मान लीजिए आपका l है। अगर मैं इसको इधर काट कर दिया, जैसे काट कर दिया, मैंने बोला ये वाला लेंथ l/3 और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा सर, ये वाला लेंथ हो जाएगा 2l/3। एक l/3 और एक 2l/3 जैसे आया तो आपको क्या पता है, k इंटू एल इज कॉन्स्टेंट। तो k इंटू एल इज कॉन्स्टेंट मतलब अगर पहले kl था, अभी इसका क्या लिखेंगे हम, मान लीजिए k1 लिख दिया, ये कुछ होगा ये l/3, यानी k1 कैन बी रिटन एज थ्राइस k। सिंपल सी बात है, अगर l/3 आया तो थ्राइस k। तो यहां क्या आया सर, इसका अगर हम k2 लिखेंगे कट पार्ट का, तो ये लिख देंगे हम थ्राइस k/2। उल्टा ही तो होगा,
क्योंकि आपको पता है इनवर्स प्रोपोर्शन, या 2/3 तो 3/2 हो जाएगा। और इसमें कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो आपके कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो ये एक बार आएगा आपके सीरीज में और फिर एक बार आएगा आपके पैरेलल में। ध्यान से सुनिएगा, आपके टोटल 11 12 की कोर्स में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल 4 बार आएंगे। एक बार आएगा रेजिस्टर में, एक बार आएगा इंडक्टर में, और एक बार आएगा कैपेसिटर में, और एक बार आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट में। याद रखिएगा, रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों सेम चीज को फॉलो करते हैं, और कैपेसिटर और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना, उन दोनों का भी सेम होता है। तो रेजिस्टर में सीरीज में हम क्या लिखते थे? हम लिखते थे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 लिखते थे। यहाँ सीरीज में हम लिखेंगे 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस ऐसे करके हम लिखेंगे 1/Kn। ये जो है ना, ये सीरीज है, और रेजिस्टर का ये कहां था? पैरेलल में था। ठीक है, और ये कैपेसिटर का सीरीज के साथ मैच हो रहा है। जो लोग 12th पढ़े हैं उनको आइडिया होगा। और पैरेलल में पहले रेजिस्टर का जो सीरीज में था कि सारे ऐड होते थे, तो हमने लिख दिया K1 प्लस K2 प्लस K3, और ये जाएगा आपका अप टू Kn। ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको काटिंग की बात करें तो आपको याद रखिएगा कि सर ने बताया, सर काटिंग जब भी आएगा तो KL कांस्टेंट है। इसका मतलब जहां भी L मान लीजिए L/2 हुआ तो हो जाएगा ट्वाइस के, अगर आगे L/4 हो गया तो 4 के। और अगर सीरीज में आएगा तो सर पहले जो रजिस्टर में हम 10th लेवल पे पढ़े थे पैरेलल वाला वो लगा देंगे, और अगर पैरेलल में मिला तो रजिस्टर का जो सीरीज मिला था वो लगा देंगे। सर इतना हमें समझ में आ गया, आप आगे बात कीजिए। फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम क्या बोला, आप पढ़िए और पढ़ के हमको बताइए कि बोल क्या रहा है। आपको समझ में आ जाएगा, मुझे इतना भरोसा है। रिलैक्स हो जाइए ना, कोई भाग दौड़ है नहीं, आपको मैराथन थोड़ी दौड़ना है, आराम से हो जाएगा। एक स्प्रिंग फोर्स है ना, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K, और उसको 3 रेशियो में डिवाइड किया 1:2:3। यानी इस बात को समझिए, यहां बच्चे ना गलत कर देते, इस लेंथ नहीं बोला, रेशियो बोला। रेशियो बोला मतलब टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? सर 3, 2, 5 और 1, 6 पार्ट में डिवाइड हुआ। 6 पार्ट में डिवाइड, और पहले पार्ट को कितना मिला? 1 पार्ट मिला। यानी 6 पार्ट में डिवाइड हो तो पहले को मिला L/6, दूसरे को मिला कितना? सर 2L/6, और तीसरे को मिला सर 3L/6। आपको यह समझ में आया होगा। अब पहले अगर L/6 मिला, समझिएगा प्लीज, तो दूसरे वाले को मिला ना L/3, मैथ्स कर रहा हूं मैं, और इसको मिला ना L/2। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की बात किया जाए, सर ये तो हमें अभी समझ में आता है, आपने सिखा दिया तो हमारे लिए बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा सर 6K, ठीक है सर, ये वाला हो जाएगा थ्राइस के, और ये हो जाएगा ट्वाइस के। उल्टा कर देना क्योंकि KL कांस्टेंट है ना। फाइन। अब इसको पहले आपने सीरीज में लगाया तो K डैश हो रहा है, और फिर पैरेलल में लगाया तो K डबल डैश हो रहा है। तो जैसे सीरीज में लगाया तो हम क्या लिखेंगे? 1/K डैश, सीरीज में है ना, तो क्या होगा? 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K। आपको समझ में आया होगा। यानी यहाँ एलसीएम अगर हम 6 के देंगे तो ये 1/K डैश है। सर यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये 3, 3 + 2 सर कितना होगा? 5, 5 + 1 6, 6 6 कैंसिल, सर K डैश का वैल्यू K ही आ गया। और अगर हम पैरेलल में लगाए तो उसका वैल्यू है K डबल डैश, तो उसका वैल्यू क्या होगा बताइए? ऐड होंगे तो क्या करेंगे? 6K प्लस 3K प्लस 2K, यानी 6 + 3 कितना? 9, तो ये हो जाएगा आपका 11K। अब मुझे एक बात बताइए, ये कब? ये सर जब सीरीज में लगाया, याद रखिएगा रजिस्टर का उल्टा होता है। और ये कब? सर ये जब पैरेलल में लगाया, और हमें इसकी नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेशियो। सर आंसर हो जाएगा C 1:11। सर हमें समझ में आ गया। फाइन, आई होप आपको क्लियरिटी मिला। फाइन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनिए, आपको सिखा देंगे। बहुत इजी होते, बहुत टफ है नहीं, और मैं बहुत स्लोली जा रहा हूं, और मैं मेनली ना आपके लेवल पे क्वेश्चंस बन जाए उसकी मेरे ट्राई है। A and B ऑफ मासेस 3/7 m है ना, ये शायद आया हुआ है नीट में, ये भी हाँ आया हुआ है। और इसमें बोला द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। अच्छा, आपको बोला इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, है ना। ओके, तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, आप मुझे बताइएगा, इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ये यहाँ मास हो गया ये 3/7, प्लीज आप हेल्प कीजिएगा, और ये वाला मास हो जाएगा m। अगर हम इसकी एफबीडी देखेंगे, आप मुझे बताइए, आपको समझ में आ रहा होगा। सर इसके नीचे लगेगा mg, हमें समझ में आया, यहाँ टेंशन लगेगा T। अगर हम इसकी एफबीडी देखेंगे, सर ये होगा 3/mg, और नीचे लगेगा T, और ऊपर हमने बोल दिया T डैश, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, मैंने T डैश मान लिया स्प्रिंग फोर्स को। कुछ देर बाद ये चीज जैसे इक्विलिब्रियम में आएगा, तो आपको पता है इसका नेट अपवर्ड इक्वल टू नेट डाउनवर्ड, तो इसका तो T का वैल्यू mg आया। सर इसका भी अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड आएगा,
तो इसका आएगा टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस थ्राइस एम जी, और हमें पता है टी का वैल्यू एम जी, तो टी डैश का वैल्यू आ गया सर 4 एम जी। हमें इतना समझ में आ गया। अब ये नहीं बोला, अब यहां थोड़ी बोला सर इसको मैं काट कर दे रहा हूं। जैसे काट कर दोगे तो रस्सी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तुरंत इस रस्सी में टेंशन कितना हो जाएगा, 0। जैसे टेंशन 0 हो गया तो मास m का क्या कहानी रहा, मास m के नीचे क्या लग रहा है सर, mg लग रहा है, और ऊपर टेंशन का वैल्यू तुरंत क्या हो गया, 0, क्योंकि रस्सी को अपने काट कर दिया। अब जैसे काट कर दिया, इसका एक्सीलरेशन अगर नीचे a लिखूंगा तो आई कैन राइट mg इक्वल टू ma, यानी ये कैंसिल होगा तो a का वैल्यू g होगा, यानी मास m का फ्री फॉल होगा। ठीक है, क्यों फ्री फॉल होगा आपको समझ में आया। और मास m का नाम क्या था, मास m का नाम b था, यानी b का फ्री फॉल होगा, क्योंकि b का कोई रस्सी कुछ किसी से वो सपोर्ट है ही नहीं, सीधा गिर रहा है। और मास जो थ्राइस एम होगा, जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज काट बोला, तो उसके नीचे जो टी है ना उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, पर नीचे तो आपका थ्राइस एम जी लग रहा है और ऊपर में टी डैश है, और टी डैश का वैल्यू कितना, 4 एम जी। देखिए रस्सी का जो फोर्स है ना वो तुरंत 0 हो जाता है, पर यहां स्प्रिंग का तो फोर्स 4 एम जी है। अब देखिए इसका क्या हुआ, ये तो 0 हो गया, इसका नीचे थ्राइस एम जी ऊपर 4 एम जी, तो जाहिर सी बात है ऊपर की ओर फोर्स ज्यादा है, तो हमने इसका एक्सीलरेशन मान लीजिए ए डैश। अब बताइए क्या लिखेंगे, 4 एम जी माइनस क्या लिखेंगे सर, 3 एम जी इज इक्वल टू नेट मास थ्राइस एम इंटू ए डैश। इसका वैल्यू हो जाएगा सर एम जी, और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्राइस एम ए डैश। सर एम और एम कैंसिल है, सर ए डैश का वैल्यू आ जाएगा g/3। यानी हम बोल सकते हैं जो ब्लॉक बी है ना सर, ब्लॉक बी जी से गिरेगा तुरंत, ये काटने के बाद जैसे हमने रस्सी को काट दिया तो ये तुरंत जी से गिरेगा, पर ये अपवर्ड जाएगा कितने से सर, g/3 से। ठीक, अब बताइए तो आपको क्या बोला है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी, है ना, तो बी बाद में आता है, पहले ए आता है, तो आंसर होगा g/3 एंड g। आई होप आपको समझ में आया, मेरे को ऐसा लगता है आपको समझ में आया। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला 2 masses of 1 kg and 2 kg are attached, है ना, ऐसे पुली itself। ठीक है, अच्छा फिर यहां पे बोला रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है। अरे ठीक है, स्प्रिंग को हम अभी रस्सी मान लेते हैं, ये हेवियर मास है तो इसका एक्सीलरेशन a मान लिया नीचे की ओर, ये लाइटर मास है तो एक्सीलरेशन a मान लिया, इसके नीचे लग रहा है 2g, ऊपर टेंशन t, इसका नीचे लग रहा है 1g, ऊपर टेंशन t, और यहां टेंशन होगा 2t, क्योंकि आपको पता है पुली है, डाउनवर्ड 2t ऊपर 2t, है ना, और यही आपका जो 2t है ना, यही आपका रीडिंग है, यानी आपको बेसिकली 2t का वैल्यू बताना है। अगर हम 2 kg की बात करें आपके साथ, आप प्लीज हेल्प कीजिएगा, 2 kg की बात करें तो समेशन f इक्वल टू ma लगा रहे हैं, तो 2 kg का नीचे लग रहा है 2g माइनस टी इज इक्वल टू ट्वाइस ए, इक्वेशन नंबर 1। और 1 kg की बात करें तो ऊपर में लग रहा है t माइनस 1g इज इक्वल टू 1a, इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब सर जैसे इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पता है ये कैंसिल होगा, सर यहां आ जाएगा 1g, यहां आ जाएगा थ्राइस ए, सर एक्सीलरेशन कैन बी रिटन एज g/3, हमें कोई तकलीफ है नहीं। पर हमें थोड़ी एक्सीलरेशन पूछा, बिल्कुल नहीं पूछा, हमें पूछा रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बतानी है, और स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगा वो तो ट्वाइस टी है, तो पहले हमें टी निकालना होगा। सर हमारे पास 2 इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो टेंशन आ जाएगा, चलो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो t माइनस 1g इज इक्वल टू 1 इंटू ए था, और a कैन बी रिटन एज g/3, तो t का वैल्यू हो जाएगा g प्लस g/3। आपको मेरे मैथ समझ में आ रहा होगा, सर इसका आंसर हो गया 4g/3। सर ये तो 4g/3 आया, लेकिन हमें ये नहीं बताया, हमें बताना है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, और आपने हमें समझा दिया जो रीडिंग होगा वो आ रहा है ट्वाइस टी, यानी 4g/3 नहीं आएगा, सर आंसर विल बी 8g/3। जैसे ही 8g/3 आया तो आपको पता है 3 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, है ना, और फिर 2 रहेगा तो ये 67g ऐसे कुछ आएगा, है ना। अब मतलब 2.67g है ना, इसका मतलब आपकी जो रीडिंग आएगा, रीडिंग क्या आ रहा है, 2.67 आ रहा है ना। 2.67 मतलब क्या है, 3 से छोटा है। क्वेश्चन में क्या बोला, अब क्वेश्चंस का ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहले बोला मोर देन 3 kg बिल्कुल नहीं है, लेस देन 3 kg बिल्कुल है, इक्वल टू 3 kg बिल्कुल नहीं है, नॉन ऑफ दिस नहीं है, तो आंसर विल बी लेस देन 3 kg, क्योंकि आप देखिए 2.67 है, ये आपका 3 kg से लेस है, यानी रीडिंग जो 2t था वो 3 kg से लेस होगा। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन। मैं बहुत छोटा लेक्चर में ट्राई किया आपको कांस्टेंट मोशन और स्प्रिंग फोर्स समझाने का। आप अपने बुक से इसके क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा आपको। चाहे तो और एक वीडियो लेके आ जाऊं, कोई इशू है नहीं, लेकिन आप इसमें लगे जाइए
और फ्रिक्शन को बहुत इन डिटेल करूंगा, फ्रिक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।